हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये आप डेली लाइफ में इसका यूज़ करते ही होंगे। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बनता है सॉलिड प्लस लिक्विड का, ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही होंगे। ये हमेशा यूज होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए साल्ट प्लस वाटर, इसका सॉल्यूशन साल्ट क्या है, सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड। ठीक, तो ये चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक शुगर और शुगर प्लस वाटर, इसका बनाते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये शुगर क्या है, सॉलिड, और ये वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड। ठीक, तो ये डेली लाइफ का है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो रहता है सॉलिड, सॉलिड को हम बोलते हैं, सॉलिड को बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये दोनों तो आपको पता ही है। तो ये सॉल्यूट का मतलब है जो मिनिमम अमाउंट में रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन में मिनिमम अमाउंट में रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा। और जो सॉल्यूशन का फेज है, सॉल्यूशन का जो फेज होगा, इसका जो फेज होगा वो सेम होगा इसके जैसा। ठीक है, सॉल्वेंट के फेज जैसा होगा। ठीक, तो वही कह रहा है। तो कह रहा है कि अब जो है लिक्विड इज रेफर्ड टू एज ए सॉल्वेंट एंड सॉलिड इज ए सॉल्यूट। ये तो हम बता ही दिए कि सॉलिड को सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, लिक्विड, लिक्विड को सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि अब एक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आप घर में क्या बनाते होंगे, शरबत बनाते हैं। तो शरबत में क्या करते हैं, शरबत हम जब बनाते हैं तो ये, चलिए हम बताते हैं। शरबत बनाते वक्त हम क्या करते हैं, शुगर और पानी मिलाते हैं। ठीक, इसमें हम डाल दिए शुगर प्लस वाटर, दो चीज़ें हम डाल दिए। तो इसमें क्या होता है कि हम शुगर मिलाते जाते हैं और शुगर हमारा वाटर में डिजॉल्व होते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके बीच में, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वो शुगर का आ जाता है, ऑक्यूपाई कर जाता है। मतलब एक भी स्पेस लेफ्ट नहीं रहता है जहाँ पे एक्स्ट्रा शुगर का पार्टिकल डिजॉल्व हो। तो वो जो, जैसे ही हम एक्स्ट्रा शुगर का पार्टिकल इसमें डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो शुगर का पार्टिकल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस लेवल तक का जो सॉल्यूशन बनता है उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा है ए सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो उसमें क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होता है सॉल्यूट का। उसके बाद जरा सा भी हम ज़्यादा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो नीचे बैठ जाएगा सॉलिड में। तो वो सेचुरेशन लेवल का पार हो जाता है। ठीक है, तब एक और है पॉइंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज टर्म द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी में हमेशा देखते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है, हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, वही। ठीक है, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए।
टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए सोलेबिलिटी के लिए। टेम्परेचर फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना होना चाहिए सोलेबिलिटी देखने के लिए, ठीक। अब कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक सोलेबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट एट डेफिनिट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो सोल्यूट का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक सोलेबिलिटी देखने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉलिड डिफ्यूजर इनटू सॉल्वेंट। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये हम कोई चीज़ किसी सॉलिड और लिक्विड को मिला रहे हैं, ठीक है। किसी सॉलिड और लिक्विड को मिला रहे हैं, जब हम इसमें सॉलिड डालते हैं तो ये हम बोलते हैं कि ये बड़ा बड़ा पार्टिकल किसका है, लिक्विड का है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा पार्टिकल लिक्विड का है। और जो सॉलिड आएगा इसके स्पेस में जाकर रहेगा, डिफ्यूज होगा, ठीक। वही कह रहा है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो डिफ्यूज होता है इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ आके खुद ब खुद ऑक्यूपाई कर लेगा ये सारा स्पेस, ये जितना स्पेस है छोटा छोटा, ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कौन सा, सॉलिड। सॉलिड बोलो या फिर सोल्यूट, ये सारा ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस। फिर कह रहा है कि द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स कॉन्स्टेंटली इन द सॉल्यूशन फेज। इसमें आप सभी जानते हो कि इसमें जितना भी पार्टिकल होता है, ये जो हम बनाते हैं सॉल्यूशन, इसमें सारा पार्टिकल, चाहे सॉल्वेंट का पार्टिकल हो या फिर सोल्यूट का पार्टिकल हो, तो ऑल पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग, ऑल पार्टिकल्स all particles continuously moving, ठीक है। तो आप सब जानते ही होंगे ना ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन में ये नहीं बताता कि सारा पार्टिकल कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है जो भी हम लिक्विड बनाते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। फिर है एक डाइसोल्यूशन, किसको बोलते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड लिविंग द सॉलिड एंड डिजॉल्विंग इनटू द सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सॉलिड को मिलाते हैं, इसमें जब हम सॉलिड को मिलाएं, यहाँ से ये सॉलिड पार्टिकल है, जब इसमें हम मिलाएंगे तो ये सॉलिड पार्टिकल का ये जो पार्टिकल है यहाँ का सारा पार्टिकल लीव करके इधर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ का पार्टिकल इधर जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल इधर जाएगा, यहाँ वाला इधर जाएगा। तो ये इसको क्या कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल को लीव कर रहा है, लीव करने के बाद किस में डिजोल्व हो रहा है, लिक्विड में, ठीक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइसोल्यूशन, ठीक। उसके बाद है रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम वर्ड से देखते हैं, री मतलब क्या, अगेन, ठीक। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। किससे क्रिस्टल्स बनाना, ठीक, लिक्विड टू सॉलिड, ऐसा होगा तभी तो क्रिस्टल बनेगा ना। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल होता है सॉलिड सब्सटेंस। अब जैसे कि आइस क्यूब हो गया या फिर साल्ट क्यूब हो गया, तो ये सब क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। ये शाइनी होता है, शाइनी सब्सटेंस। तो इसके बारे में क्रिस्टल एमोर्फस ये दो टाइप का होता है जो हम सॉलिड सब्सटेंस में पढ़ेंगे। अभी बस ये थोड़ा सा हिंट्स दे दिए। तो यही होता है कि
रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ अगेन, मतलब क्रिस्टल फॉर्म होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें डाइल्यूशन में क्या था, सॉलिड पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा था सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट था हमारा क्या था यहाँ लिक्विड था। तो ये सॉलिड डिजोल्व हो रहा था लिक्विड में, मतलब सॉलिड का पार्टिकल टूट रहा था, टूट के लिक्विड के साथ मिल रहा था। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी पार्टिकल था सॉलिड का जो लिक्विड बन गया था, यहाँ जो पार्टिकल जो सब लिक्विड बन गया था सॉलिड का पार्टिकल, ये सब क्या होगा, कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद एक सॉलिड बनाएगा फिर से। ठीक है, कलेक्ट कहाँ होगा, अब बात करते हैं कलेक्ट कहाँ होगा। कलेक्ट यहाँ नीचे होगा सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे नीचे कलेक्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल रिटर्निंग टू द सॉलिड फॉर्म। जो पार्टिकल लिक्विड में मिल गया था अब वो फिर से सॉलिड मिलेगा। ठीक, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। अब हम दो प्रोसेस पर है, डाइल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब देखिए, अब हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें क्या हो रहा था, अगर हम ये लें, ऐसा लें, ठीक है, इसमें हम सॉलिड है, ये सॉलिड, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं लिक्विड। ठीक, अब ये सॉलिड को इसमें हम मिलाएं। ठीक, मिलाने के बाद अगर और मिलाते जाएं फिर से क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल बन जाएगा। ये फिर से जो मिला हुआ जो घुल जाएगा लिक्विड में, वो पार्टिकल फिर से नीचे सॉलिड बनेगा। ठीक, तो ये पहले बना सॉलिड से, फिर से पार्टिकल बना, पार्टिकल से फिर से सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो बोल सकते हैं, तो हम लिख क्या सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूट हुआ, ये डिजोल्व हो रहा है किसमें, डिजोल्व हुआ सॉलिड। तो सॉलिड, इस सॉलिड को क्या बोलते हैं, डिजोल्व सॉलिड। ये पहले ये वाला सॉलिड कन्वर्ट हुआ इसमें, ठीक, और फिर से ये वाला सॉलिड कन्वर्ट हुआ इसमें। तो ये दोनों प्रोसेस हो गया इसमें। ये वाला प्रोसेस हुआ डाइसोल्यूशन और ये वाला प्रोसेस हुआ रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ गए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि आप घर में भी कर सकते हैं। एक गिलास पानी लिए, गिलास में पानी में क्या करिए, चीनी डालते जाइएगा, सारा चीनी घुलता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि ये वाला चीनी है ना नीचे बैठने लगेगा। ठीक, तो ये वाला चीनी नीचे बैठने लगेगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, गिलास में पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है, मिट्टी डालिए, पहले पूरा मिट्टी मिल जाएगा। ठीक, फिर जाके कुछ टाइम बाद यही सारा मिट्टी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आता है। ठीक, तो अब कह रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, पहले तो हम यहाँ तक देख लिए थे सैचुरेटेड, अब कह रहा है सुपर सैचुरेटेड। अब हम पहले बात समझते सैचुरेटेड का, करते हैं किसका, सैचुरेशन का। ठीक है, देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम दो तरह समझ सकते हैं। पहले समझते हैं सैचुरेशन का। ठीक है, तो सैचुरेशन में क्या है कि ये गिलास लिए, गिलास में पानी लिए, पानी में हम क्या करते हैं, शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, शुगर डाल रहे हैं और ये हमारा क्या है, H2 मतलब पानी। ठीक, तो इसमें हम शुगर डाल दिए। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा, नीचे सॉलिड बनने लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा करेंगे। ठीक, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो नीचे सॉलिड बना था शुगर का वो डिजोल्व होने लगेगा। ठीक है, तो वो जब डिजोल्व होने लगेगा, इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है। इसी स्टेज को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि कुछ टेम्परेचर पहले था, इनिशियल टेम्परेचर T1, बाद में हो गया T2, तो यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि T1 जो है लेस देन T2 है। ठीक, तो अब बाद में जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, फिर से सॉलिड पार्टिकल हमारा नीचे बैठ जाएगा ना, क्योंकि पहले T1 पे था सॉलिड, नीचे बैठने लगा था, T2 किए तो ये सारा नीचे बैठा हुआ सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो गया। बाद में जब हम T1 पे जाएंगे तो फिर से ये सारा सॉलिड नीचे पीपीटी बन जाएगा। ठीक, तो इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक हायर टेम्परेचर पे सारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर पे दिखाता है कि वो सैचुरेटेड है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अब वही लिखा है इसका डेफिनेशन, व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट हायर a temperature is cooled, it gives a solution which contains usually more of solute than required for saturated solution। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट का अमाउंट है उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। ये भी हम समझा ही दिए, जिसमें कि हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या दिखाता है, ये सब कुछ दिखाता है सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, ये सोल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉलिड का सोल्युबिलिटी दिखाता है किसमें, लिक्विड में। ये सारा चीज ऊपर जितना भी हम पढ़ रहे थे, तो इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ फैक्टर इसको इफेक्ट करता होगा सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट का। तो वही है, ये फॉलोइंग 3 फैक्टर्स अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड। तो नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर। देखिए अगर हम इसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो A प्लस B, एक होगा सोल्यूट, ठीक, एक क्या होगा सोल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा फैक्टर क्या इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कौन सा डिजोल्व होगा, कौन सा डिजोल्व नहीं होगा। तो ये 3 चीज फैक्टर इफेक्ट करेगा। ठीक, तो वही तीनों चीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं कि पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट। अब जो हम सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस क्या है, सोल्यूट, सॉलिड सब्सटेंस ही सोल्यूट है ना हमारा अभी। तो जो हम सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं इसका कौन सा नेचर होगा, एक पार्टिकल लेवल पे भी नेचर देखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, पहला है सोल्यूट कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक एंड नॉन आयनिक सोल्यूशन। तो अब 2 ही चीज हो सकता है, एक या तो आयनिक सब्सटेंस होगा या फिर दूसरा नॉन आयनिक सब्सटेंस होगा। ठीक, आयनिक मतलब चार्ज और नॉन आयनिक मतलब नो चार्ज, जिसके पास चार्ज नहीं होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आयनिक चार्ज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे कि अगर हम बोले आयनिक कंपाउंड है कुछ A और B, तो A पे होगा पॉजिटिव, B पे होगा नेगेटिव। तो 2 ही चार्ज हो रहा है इस पे, A और B पे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो 2 ही चार्ज इसीलिए। ठीक है, अब कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक है, अब कह रहा है कि जब ये जो डिजोल्व होगा उसके जो डिजोल्व होगा सोल्यूट सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे क्या होगा, आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है तो इस दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव अट्रैक्स नेगेटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्स पॉजिटिव। अब ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करेगा। पहला तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला पॉइंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिपेंड्स ऑन, इसे हम लिखे यहाँ पे, चलिए दूसरा लेते हैं यहाँ पेज, यहाँ पे लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन
पहला चार्ज साइज और दूसरा आयनिक रेडियाई। आयनिक चार्ज साइज क्या होता है कि जैसे अगर हम बोले ये ए है, इस पे चार्ज है कुछ एन पॉजिटिव और दूसरा कुछ है बी, ठीक है, इस पे चार्ज है एन निगेटिव। तो ये कह रहे कि अगर इसके पास जितना ज्यादा हेलो हाँ हाँ पप्पा आइल है। पप्पा साइकिल ठीक होला? हाँ हो गलो। ठीक, ये n है, जो ये n कुछ नंबर हो सकता है, ठीक। तो ये जितना हाइयर होगा n, जितना हाइयर होगा उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चीज को, ठीक। तो ये इसका भी सेम केस है, जितना ये हाइयर होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चीज को, ठीक है। ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट। अब बात रही आयोनिक रेडिया। आयोनिक रेडिया होता है कि सेंटर से, ठीक है, इस एटम्स के सेंटर से इसका इन्फ्लुएंस कितना दूर तक है, ठीक है। तो वो जो सर्कल एक बनता है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक अगर इसका इन्फ्लुएंस है तो ये वाला पूरा चीज जो होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका आयोनिक रेडियाई होगा, आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो जितना नजदीक होगा जो भी एटम्स इसके पास होगा जितना, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो गया कि इंक्रीज इन डिस्टेंस डिक्रीज इन अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन डिक्रीजेज एज इंक्रीज इन डिस्टेंस, ऐसा सीधा इंक्रीज इन आयोनिक डिस्टेंस, आयोनिक नहीं सिर्फ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ये ठीक रहेगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ठीक। उसके बाद करें कि लेटिस एनर्जी विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्यूट टू डिजॉल्व, ठीक है। अब जो कह रहा है कि लेटिस एनर्जी जो है ना वो अपोज करता है किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व होने से, वो अपोज करता है। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूट है ये, ठीक है, इसके बीच जो इसका जो लेटिस एनर्जी है इस सॉलिड का लेटिस एनर्जी हमेशा अपोज करेगा कि ये किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व ना हो, ठीक है। अब तो लेटिस एनर्जी क्या होता है, तो देखिए लेटिस एनर्जी समझाते हैं। तो देखिए लेटिस एनर्जी होता है लेटिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। एनर्जी required to convert solid particles into gaseous constituents, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ये बॉन्ड है किसका, सॉलिड का, एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसका बॉन्ड ये है। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर हम एक एनर्जी डालेंगे जो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो ये गैस के जैसा बन जाएगा, तो वही कह रहा है गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये गैस के पार्टिकल जैसा बन जाएगा। तो अब हम लेटिस एनर्जी को ये भी कह सकते हैं कि ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा मतलब इस दोनों के बीच बॉन्डेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ये दोनों टाइटली पैक्ड रहेगा, तो वो क्या होगा, आसानी से सोल्यूबल तो होगा नहीं, ठीक।
तो वही कह रहा है कि हाई, वही हम बात कह सकते हैं कि अगर ये हाई होगा, लेटिस एनर्जी हाई होगा, तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, सोल्युबिलिटी लो होगा। ठीक है, अगर लेटिस एनर्जी लो होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The ions are solvated by the solvent molecules and in this process energy is released। जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, अब ये कह रहा है कि सॉल्वेटेड क्या होता है, सॉल्वेशन जानते हैं, सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन मतलब हो गया कि इस कोई भी आयंस होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अराउंड जो हम सॉल्वेंट का होगा, सॉल्वेंट का अपोजिट चार्ज यहाँ पे लगेगा। ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अपोजिट चार्ज यहाँ पे, अगर ये सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट का अपोजिट चार्ज यहाँ लगेगा। जैसे जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे समझाएं कि अगर ये है हमारा लिक्विड, लिक्विड का मतलब वाटर, ठीक है, तो वाटर मतलब H2O, तो H2O क्या होता है, O, ये H और ये H, ये कहलाएगा पॉजिटिव, ये कहलाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर इसमें हम ये डालें NaCl, NaCl डालें तो N क्या होता है, N होगा पॉजिटिव और Cl क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ बात करें सॉल्वेशन क्या होगा कि अगर ये है पॉजिटिव तो इसके अराउंड क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, फिर इसी तरह यहाँ रहेगा इधर हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन, फिर यहाँ रहेगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके अराउंड हाइड्रोजन, फिर इसके अराउंड हाइड्रोजन, इसके अराउंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव ये ज़्यादा घेरा हुआ रहेगा इस Na को। ठीक है, Na क्या है, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, इसके अराउंड घेरा रहेगा, यही कहलाता है सॉल्वेशन। H इसके अराउंड भी, फिर इसके अराउंड भी, ठीक, फिर इसके अराउंड भी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्लोरीन में क्या होगा, तो क्लोरीन में उल्टा होगा। क्लोरीन का अगर हम बनाए इधर ये Cl बनाए ये बड़ा करके, तो ये ऑक्सीजन होगा, इसके यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर जाकर ऑक्सीजन इधर, इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, 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 ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा बना रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, सारा हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। ठीक है, ओ सॉल्वेशन, तो आप समझ गए होंगे सॉल्वेशन। ठीक है, तो यहीं से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है एनर्जी इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, हाई होगा, ये हाई होगा तो सोलेबिलिटी क्या होगा, हाई, सोलेबिलिटी भी मोर होगा, मोर सोलेबिलिटी। ठीक, अब ये अगर लो होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लो होगा तो क्या होगा, लेस सोलेबिलिटी। ठीक, तो लेस सोलेबिलिटी होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कह रहा है कि मेनी नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा है जो आयोनिक सॉल्यूट वो तो डिजॉल्व हो जाएगा आयोनिक में। ठीक है, अब कुछ कुछ रहता है जो नॉन आयोनिक रहता है, नॉन आयोनिक सब्सटेंस हमेशा डिजॉल्व होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो किसके द्वारा डिजॉल्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होता है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो इसमें क्या होगा, हाइयर, इसमें एक होगा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन। ये दो चीजें होगा। ठीक है, तब जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर होता है। तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव में जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन, इसके ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा खत्म, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब है हमारा क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट के बारे में पढ़ लिए तो सॉल्वेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड डिजोल्व्स टू लार्ज एक्सटेंट इन द सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिखाता है क्या, पोलैरिटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखाएगा मेजरमेंट, इट मेजर्स द पोलैरिटी। ठीक है, इट मेजर द पोलैरिटी पोलैरिटी ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, एनी कंपाउंड या एलिमेंट, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पोलैरिटी मेजर करता है। जिसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा यहाँ लिख देते हैं, हाइयर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर विल द पोलैरिटी, ऐसा कुछ। ठीक है, हाइयर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, मोर पोलर सब्सटेंस। ठीक है, अगर ये लेस होगा, ये लेस होगा, लेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा, नॉन पोलर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, वो क्या होगा, सब्सटेंस नॉन पोलर होगा। तो ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब अगर हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कंपेयर टू सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा। जो आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर, तो पोलर होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड, जो कि नॉन पोलर होता है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ज़्यादा होगा इस सब्सटेंस का। ठीक है, तो अब एक है दूसरा पॉइंट में क्या, नॉन आयोनिक सॉलिड लाइक्स डिजोल्व लाइट। इसका मतलब हो गया कि पोलर डिजोल्व्स पोलर, इधर लिखते हैं। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हो गया पोलर डिजोल्व पोलर। ठीक है, और इसमें क्या कहेंगे, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ठीक, तो इसका देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80, और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका होता है 33.5। ये देखिए दोनों के बीच अंतर हो गया, इतना ज़्यादा लार्ज अंतर है। ये होता है पोलर, ये होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच अंतर है। इसमें ज़्यादा आयनिक कंपाउंड ज़्यादा डिजोल्व होगा, इसमें ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा। बेंजीन का बोलेंगे तो बेंजीन का होता है 2, इसमें तो और नहीं कोई डिजोल्व होगा। ठीक, अब तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को, वो है टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो वो ज़्यादा आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा, ये भी इफेक्ट करता है। तो उसी में से एक ग्राफ है जो हम समझा देते हैं आपको। ये ग्राफ है,
ठीक है। तो इधर है क्या, सोल्युबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 का 100 ग्राम होगा और बाकी क्या होगा, सोल्युबिलिटी जो भी सब्सटेंस होगा एक्स वाई जेड अमाउंट में हो सकता है, कुछ भी अमाउंट में ये हो सकता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि AgNO3, अगर हम बात करेंगे AgNO3 का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस साइड देखिए, इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका सोल्युबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो AgNO3 का मतलब हो गया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर हम बात करेंगे इसका Ki का, पोटासियम आयोडाइड, इसका भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। अगर हम बात करेंगे KNO3 का, तो इसका भी है ये ग्राफ, ये वाला ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सोल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इसका कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, ये हाइड्रेटेड है, यहाँ भी हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो बाद में जो यहाँ पे होगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें सिर्फ होगा CaCl2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या एक शार्प पिक दिख रहा है, शार्प पिक दिखने का क्या मतलब है कि यहाँ जो 6 वाटर था, 6 वाटर से घट के 2 वाटर हो गया, इस वजह से यहाँ शार्प आया। अब बाद में यहाँ भी एक शार्प है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चारों पानी निकल गया, चारों वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, इस वजह से यहाँ पे शार्प हो गया एज, ठीक है। ये जो एज है, ये एज जो है ये शार्प हो गया, ठीक है। उसी तरह हम सबका देखेंगे, देखिए अब इसका देखते हैं सोडियम सल्फेट का, इसका भी है यहाँ पे शार्प एज, यहाँ से गया यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद इधर, तो ये सोडियम सल्फेट, यहाँ से सारा 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर निकल गया, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। इसका क्या मतलब है, जब इस सब्सटेंस से पानी निकल जाता है तो उसका सोल्युबिलिटी कम पहले के कंपेयर में घट जाता है, ठीक है। यही देख रहे हैं शार्प एज जितना था वो कम हो गया, देखिए बढ़ता गया, यहाँ बढ़ा, फिर बाद में ये कम होने लगा। तो इसका क्या मतलब, सोल्युबिलिटी पहले के अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है उसके बाद, ठीक। तो उसी में कुछ कंक्लूजन है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या, इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सब्सटेंस, तो कह रहा है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट, इसका मतलब क्या हो कि उसमें से हीट निकल रहा है, हीट निकलने का मतलब है कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट ज़्यादा हो जाएगा निकलने, ठीक है। जो बॉन्ड टूटेगा उसका एनर्जी और बॉन्ड बनने का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड बनने का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड टूटने का एनर्जी, इसी वजह से इवोल्यूशन ऑफ हीट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में कह रहा है कि अगर इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद उससे अगला टॉपिक।